एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। गाइज, अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस आप लोगों को अगर बनाई हुई मेरी पसंद आती हैं सारी वीडियोस तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा करें और बायोस्टडी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, हमने इस वीडियो में 17 क्वेश्चंस लिए हैं। 17 क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, उसके आंसर को बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं और आप लोग बहुत अच्छे खासे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। अभी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें जितना हो सकेगा, अभी एक चैप्टर ह्यूमन डिजीज़ वाला बचता है, आज ये करवा रही हूँ मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, आज ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे, देन उसके बाद में डिजीज़ वाला करेंगे। राइट, तो ऐसे करके हम लोग सारे चैप्टर्स को वन बाय वन करके सारा ख़त्म कर देंगे सिलेबस। गाइज, अगर आप लोगों को फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ें, वीडियोज़ को शेयर किया करें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राइट डाउन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द सर्टोलाई सेल्स इन ह्यूमंस। देखो, लोकेशन बतानी है सर्टोली सेल्स की, सर्टोलाई, सर्टोली जो भी आप लोग बोलते हैं, सर्टोलाई सेल्स की लोकेशन बतानी है और फंक्शन बताना है ह्यूमंस में। आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये वर्ड किसके अंदर आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। सर्टोलाई सेल्स करती क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को। राइट, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, इनकी लोकेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के। आप लोगों ने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस को जाके देखा है तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। ये टेस्टिस है, ये लोब्यूल्स हैं, कंपार्टमेंट्स जिनको बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इनके अंदर क्या है? सर्टोलाई सेल्स है। राइट, फंक्शन है इसका, नरिश करता है स्पर्म्स को। स्पर्म्स को नरिश करने का काम कौन करता है? सर्टोलाई सेल्स, या आप स्पर्म बोल दो या फिर जर्म सेल्स बोल दो, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। राइट, कुछ भी नहीं, मतलब यही दो चीज़ें बोली है, या तो स्पर्म होगा या जर्म सेल होगा, जो भी गैमीट्स बनाती हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द लेडिग सेल्स इन ह्यूमंस। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी है। आप लोग थोड़ा सा लेडिग सेल्स का नाम आते कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी लोकेशन बतानी है और फंक्शन बतानी है लेडिग सेल्स की। देखो, लेडिग सेल्स प्रेजेंट होती है एट द इंटरस्टिशियल रीजन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको इंटरस्टिशियल रीजन बोलते हैं, वहाँ पर ये लेडिग सेल्स प्रेजेंट होती है। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस को, हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट कराने का काम कराता है कौन? लेडिग सेल्स। राइट, अब यहाँ पे देखो आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, ये बीच में क्या है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल रीजन है ये। और यहाँ पे जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल्स है लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स। राइट, आप लोगों को क्लियर हुआ गाइज ये? और जो ये वाला स्पेस है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। राइट, दो क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना। खास करके तो जो लेडिग सेल है उसका याद रखना आप लोग, फंक्शन है उसका एंड्रोजेंस को सिक्रीट करना, और लोकेशन है उसकी इंटरस्टिशियल रीजन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। राइट डाउन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की बात चल रही है। ये किसकी लेयर्स हैं? ये यूट्रस की लेयर्स है, यूट्रस की लेयर्स हैं मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो लोकेशन आप लोगों को पता है कहाँ पे होती है? यूट्रस।
ओके, मायोमेट्रियम के बारे में देख लेते हैं एक बार। मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द डिलीवरी और द चाइल्ड बर्थ। देखो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है यूट्रस की, अंदर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोला जाता है, नहीं अंदर वाली नहीं सॉरी, बाहर सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम, बीच वाली को बोला जाता है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। देखो सबसे अंदर वाली क्या है, एंडोमेट्रियम है, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम। तो ये 3 लेयर्स हैं किसकी, यूट्रस की। ओके, ये 3 लेयर्स हैं यूट्रस की। अब देखो मायोमेट्रियम क्या करती है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करती है यूट्रस का। यूट्रस के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में मायोमेट्रियम का बहुत बड़ा रोल होता है। चाइल्ड बर्थ होता है, जब एक फीटस की, एक बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम पे मसल्स को, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस उसमें होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्शंस किस में देखने को मिलती है, मायोमेट्रियम जो लेयर है उसमें देखने को मिलती है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, या फिर चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं उसको, राइट। दूसरा है एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब आप लोगों को पता है जो सबसे अंदर की तरफ में प्रेजेंट हो, और ये भी क्या है, यूट्रस की लेयर है, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। और एंडोमेट्रियम का सबसे बड़ा रोल क्या है, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चेंज देखने को मिलता है एंडोमेट्रियम लेयर में। क्या चेंज देखने को मिलता है, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और मेंसेस में, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है, उसमें ब्लड होता है, उसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है और उसके अंदर क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, राइट। तो एंडोमेट्रियम क्या है, साइक्लिक चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ गाइज। यहाँ पे देखो यूट्रस है, यूट्रस की अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम एंड द बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड द आउटर लेयर, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, यूट्रस की ये लेयर्स है, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ। देखो जो ये वाला पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, ओविडक्ट। ये है फिम्ब्रिये, ये क्या है, ये है फिम्ब्रिये जो कि कलेक्ट करता है किसको, ओवम को। ओके, ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोग देख पा रहे हैं इसको फिम्ब्रिये बोलते हैं। बाहर में ये ओवरी है, इसके अंदर ओवम है। ओके, नीचे ये सर्विक्स रीजन है और नीचे ये वेजाइनल रीजन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द वास डेफरेंस एंड द वासा एफरेंशिया। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइस, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के थे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं वीडियो में जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। वास डिफरेंस और वास एफरेंशिया में क्या डिफरेंस होता है, देखो सबसे पहले वास डिफरेंस, वी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कैरी करता है स्पर्म्स को फ्रॉम द एपिडिडमस टू द यूरेथ्रा। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकैप कर पाएं तो क्या था, टेस्टिस रीजन था, उसके बाहर में ये कुछ ऐसे से लेयर प्रेजेंट थी, ये टिश्यूज थे, ये क्या है, ये एपिडिडमस है। अब देखो यहाँ पे तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस में, ठीक है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एपिडिडमस से यूरेथ्रा की तरफ में लेके जाने का काम कौन करता है, वास डेफरेंस। ये काम कौन करता है, वास डेफरेंस, ठीक है, कैरी करता है स्पर्म्स को फ्रॉम द एपिडिडमस टू द यूरेथ्रा। क्लियर हुआ आप लोगों को गाइज। ये सेकेंड पॉइंट है इसमें, वास डेफरेंस में 1 इन नंबर फ्रॉम ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के पास में एक एक वास डेफरेंस होगा, ठीक है। अब जैसे ये टेस्टिस है, ये एपिडिडमस है, यहाँ पे मैं टेस्टिस बना देती हूँ दूसरा, ये तो कुछ और ही बन गया। आप लोग 1 मिनट रुकें, देखो टेस्टिस बना दिया ओवल शेप का, बाहर में क्या है, ये एपिडिडमस है, यहाँ से भी एक निकल गया, तो ये क्या है, ये दोनों
एक एक निकलते हैं फ्रॉम ईच टेस्टिस, तो मतलब 1 इन नंबर फ्रॉम ईच टेस्टिस, राइट। वास डेफरेंस का आप लोगों का क्लियर हुआ। अब हम वास एफरेंशिया की बात करते हैं। वास एफरेंशिया, ठीक है, कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द एपिडिडमस। भाई देखो, एपिडिडमस से यूरेथ्रा तक तो वास डेफरेंस लेके जा रहा है, लेकिन स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडमस तक भी तो लेके जाने का काम कोई ना कोई तो करेगा ना। तो क्या होगा, टेस्टिस से एपिडिडमस तक लेके जाने का काम कौन करता है, वास एफरेंशिया, ठीक है। दूसरा है इसमें पॉइंट मैनी इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में। ये भी मैं छोटा सा डायग्राम है इसका, आगे आप लोगों को अच्छे से बताने वाली हूँ। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, रेटे टेस्टिस है, और फिर यहाँ पे ये वास एफरेंशिया है, वास एफरेंशिया। अब यहाँ से क्या होगा, एपिडिडमस तक लेके जाने का काम कौन करेगा, वास एफरेंशिया। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ कि वास एफरेंशिया और वास डेफरेंस में क्या डिफरेंस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेम द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस एंड राइट देयर फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, आप लोग ध्यान से समझें। देखो, मेल एसेसरी ग्लैंड की बात की जा रही है ह्यूमंस के अंदर, और उनके फंक्शन लिखने हैं। हम लोगों ने 3 डिस्कस किया था, क्या था, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वाली है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। ये 3 होती है नंबर में। सबसे पहली है सेमिनल वेसाइकल, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। प्रेजेंट इन पेयर, भाई ये जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक ना हो के ये 2 प्रेजेंट होती है, तो ये पेयर में प्रेजेंट होती है। सबसे पहली बात तो यही थी कि सेमिनल वेसाइकल पेयर में प्रेजेंट है, राइट। दूसरा ये है कि ये प्रोड्यूस करती है सेमिनल फ्लूइड को। देखो, सेमिनल वेसाइकल से निकलने वाला जो फ्लूइड होगा, जाहिर सी बात है उसका नाम तो सेमिनल फ्लूइड ही होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, 60 to 70% फॉर्म करता है सीमेन। मतलब क्या है, सीमेन के अंदर क्या होता है, सीमेन के अंदर बताओ क्या होता है, फ्लूइड होता है। किसका फ्लूइड होता है, एसेसरी ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड होता है। ये एसेसरी ग्लैंड्स से जो प्रोडक्शन होती है वो फ्लूइड होता है, प्लस में स्पर्म्स होते हैं, राइट। तो सीमेन के अंदर क्या होगा, सेमिनल फ्लूइड होगा, जो कि 60 to 70% बनाएगा परसेंट ऑफ द सीमेन, राइट। द फ्लूइड एक्टिवेट्स द स्पर्म। भाई आपने ये बता दिया कि ये इसके अंदर जो फ्लूइड निकलता है, इससे जो सेमिनल वेसाइकल से फ्लूइड सीक्रेट होता है, वो 60 to 70% क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये फ्लूइड एक्टिवेट करता है स्पर्म्स को, ये फ्लूइड एक्टिवेट करेगा स्पर्म को, और क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा बताओ, दूसरा इसके पास में फ्रक्टोज होगा, सीट्रेट होगा, प्रोटीन होगा, उसकी वजह से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को। फिर से मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ गाइज। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा धीरे से समझाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। देखो क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल फ्लूइड बनता है, राइट। अब सेमिनल फ्लूइड जो है वो सीमेन का 60 to 70% पार्ट होता है। ये फ्लूइड एक्टिवेट करता है स्पर्म्स को, और दूसरा ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट कैसे देगा, इसके पास में होता है फ्रक्टोज, सीट्रेट एंड द प्रोटीन्स, तो इसलिए ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, राइट। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ। अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एसेसरी ग्लैंड का फर्स्ट पार्ट हमने देखा है। सेकंड पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। गाइज ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिंगल होती है, ठीक है। द ग्लैंड सिक्रीट द थिन एल्कलाइन सिक्रीशन, ये ग्लैंड से भी सिक्रीशन निकलता है, और वो सिक्रीशन कैसा होता है, एल्कलीन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, एल्कलीन इन नेचर होता है, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक सिक्रीशन इन फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना में कैसा इन्वायरमेंट होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्कलाइन सिक्रीशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एल्कलाइन सिक्रीशन कहाँ से आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से, राइट। थर्ड है इसमें कोपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है,
ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसाइकल भी पेयर में प्रेजेंट है और कोपर्स ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट है। कोपर्स ग्लैंड को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच ल्यूब्रिकेट्स द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। भाई इससे क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस का सिक्रीशन क्यों करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन होनी ज़रूरी है, ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो ल्यूब्रिकेंट किससे मिलता है, कोपर्स ग्लैंड से, राइट। इन द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक को ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो ल्यूब्रिकेशन कहाँ से सीक्रेट होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। तो ये थे एसेसरी ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस। आप लोग अच्छे से ध्यान से बड़ी तसल्ली से समझे सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर इज़ द एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है और उसके फंक्शंस लिखने हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि एक्रोसोम किसका पार्ट है। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोगों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है। आप लोग पहले की वीडियोस को जाके देखें गाइस, अच्छे से सारी चीज़ें समझें। मैंने एक एक चीज़ समझाई हुई है। देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किसका पार्ट है, ये स्पर्म का पार्ट है, ठीक है। एक्रोसोम हेड रीजन पे प्रेजेंट होता है और ये फिर नेक हो जाएगी, ये मिडल पार्ट है और एंड देन टेल, राइट। टेल तो कुछ ज़्यादा ही मोटी बन गई है, रुको, एंड द टेल। तो ये है स्पर्म का पार्ट, ये एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम वाला पार्ट जो कि हेड से अटैच है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है स्पर्म के अंदर। इसके फंक्शंस क्या हैं ये हमें बताना है। एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हेड रीजन ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। गाइस आप लोग अच्छे से समझो, देखो हेड रीजन है और उसके ऊपर ये एक्रोसोम है, ठीक है। कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है और नीचे है हेड रीजन। ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इट कंटेन एंजाइम्स। करता क्या है, ये डिसॉल्व करता है द एनवेलप ऑफ द ओवम। देखो ओवम है, यहाँ पे आप लोगों को समझाती हूँ, ओवम है, ओवम की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको ये डिसॉल्व कर देगा और स्पर्म की एंट्री करवा देगा ओवम के अंदर, ठीक है। तो एक्रोसोम का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डिसॉल्व करता है ये एनवेलप ऑफ द ओवम। ओवम की आउटर लेयर को ये डिसॉल्व कर देगा ताकि स्पर्म की अंदर एंट्री हो सके, ठीक है। अंदर एंट्री होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है, सारा खेल फर्टिलाइजेशन के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में किसने हेल्प किया, एक्रोसोम ने हेल्प किया, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, राइट। स्पर्म इनटू द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जोना पेल्यूसिडा यहाँ पे आप लोग यहीं पे याद कर लो, ओवम की लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, वही जो ये लेयर है जोना पेल्यूसिडा यही डिसॉल्व होती है। एक्रोसोम इसी को डिसॉल्व करता है और तभी अंदर एंटर कर पाता है, ठीक है। तो ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व करके ये अंदर चला जाएगा और फर्टिलाइज कर देगा। देखो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्रोसोम है, ठीक है। ये है एक्रोसोम, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व किसको करेंगे, डिसॉल्व करेंगे जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे है, यहाँ पे मैं ओवम बना देती हूँ, ठीक है। ये ओवम की कुछ लेयर्स हैं, ये कोरोना रेडिएटा है, आप लोग डायग्राम में देख लें अच्छे से। ये क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद में अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। देखो अब स्पर्म की अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाओ और उसके एक एक पार्ट को अच्छे से समझाओ आप लोग। देखो वैसे ये चीज़ मैंने बता दी थी, थोड़ा सा जो लोग भी नए जुड़े हैं मैं बता दूं। हेड रीजन है, हेड रीजन में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोमल मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, राइट। उसके बाद में है नेक जिससे अटैच होता है हेड रीजन, बीच में है मिडल पीस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया है तो मतलब ये एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि भाई स्विम करना है, स्पर्म को ओवम तक जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए उसको स्विम करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स का काम करता है, ठीक है। और लास्ट में है ये टेल रीजन। टेल क्या होती है, सबसे लंबी देखी जाती है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है स्पर्म का, इसमें सबसे लंबी टेल ही होती है। टेल की वजह से वो मोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर पाता है टेल की वजह से, ठीक है।
तो ये इसका स्ट्रक्चर था, आप लोग एक बार इसको बना के देख लें और इसके हर पार्ट को एक्सप्लेन करना सीख जाएं कैसे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फिजियोलॉजिकल रीजन। आपको रीजन बताना है कि वाई अ वुमेन कैन जनरली कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर द 50 ईयर्स ऑफ एज। भाई क्या ऐसा रीज़न है, क्या फिजियोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से एक विमेन कंसीव नहीं कर पाती, बच्चा कंसीव नहीं कर पाती 50 ईयर्स की एज के बाद में? देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को जनरली एक बात बता दूं। 50 ईयर्स मतलब 45 टू 50 ईयर्स के बीच में क्या स्टेज आती है? जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि उस टाइम पे मीनोपोज होता है। मीनोपोज का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है। अब देखो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है मतलब क्या है इसका, कि भाई जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा था वो ओवम बाहर निकल रहा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम बाहर निकल रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अब देखो अगर ओवम ही नहीं बन रहा, बाहर ही नहीं निकल रहा, तो फिर कैसे बच्चा कंसीव हो पाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो 50 ईयर्स की एज के बाद में मीनोपोज हो जाता है, इसीलिए कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज मतलब स्टॉप हो जाती है अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ एज एंड देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ एग्स। कोई प्रोडक्शन नहीं होता एग्स का। इट इज़ अ फेज इन अ वुमेन्स लाइफ व्हेन मीनोपोज आकर, भाई इस टाइम पे मीनोपोज होता है 45 टू 50 ईयर्स की एज के बीच में मीनोपोज कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? ओव्यूलेशन एंड द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाएगा। हैंस अ वुमेन कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई? रीज़न समझ में आया कि क्यों नहीं कर पाती है 50 ईयर्स की एज के बाद में कंसीव एक विमेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 राइट द इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द LH ऑन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर कंसंट्रेशन हाई है तो क्या इफेक्ट होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर? ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर है इसका हाई लेवल ऑफ LH इंड्यूस करा देगा रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। देखो जिसको भी याद है, थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, जिसको LH है पीक पे है, FSH है पीक पे है। ये किसका मैंने बताया है? ये डायग्राम मैंने बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये क्या है? ये ओव्यूलेशन के टाइम पे है, ये है ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो अगर LH हाई होगा, LH अगर पीक पे होगा तो उससे क्या होगा? यहाँ पे मैच्योर ओवेरियन जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल थी यहाँ पे, अब क्या होगा? यहाँ पे वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद में ओवम रिलीज हो जाएगा, ठीक है। रप्चर होने के बाद में ओवम रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? LH हाई हुआ, उससे रप्चर हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल और रिलीज हो जाएगी द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte किसको बोला गया है? ओवम को बोला गया है, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड आता है सेकेंडरी oocyte मतलब आप लोग समझ जाना कि ओवम की बात चल रही है। ओव्यूलेशन होता है ओवम का रिलीज होना, आप लोगों को पता है ना। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओवम का रिलीज होना। ओवम को ही सेकेंडरी oocyte बोल दिया गया है। जब मैं oogenesis आप लोगों को पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेकेंडरी oocyte लास्ट में और एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है? रिलीज हो जाता है अगर LH की कंसंट्रेशन हाई हो गई, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द ओव्यूलेशन। और ये चीज़ आपको पता है कि इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर ओवम का रिलीज होना होता है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। नेम द स्टेज ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो एट विच इट गेट्स इम्प्लांटेड। भाई वो स्टेज बतानी है ह्यूमन एम्ब्रियो की जहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन को भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो वो स्टेज बतानी है जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। देखो क्या होता है, एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है। इम्प्लांटेशन का जब भी नाम आता है आप लोगों को याद रखना है कि इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे।
थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बता दूं। ये वाली लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इसके अंदर ICM प्रेजेंट होती है। ICM स्टैंड्स फॉर इनर सेल्यूलर मास। और जो ये इनर सेल्यूलर मास है इसमें डिविजन्स होंगे और ये ICM क्या बना देगा आगे जाके? ICM बना देगा आगे जाके एम्ब्रियो बना देगा फीटस, ठीक है। तो ये है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ये काम चल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को अब ध्यान में रहेगी हमेशा के लिए। द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब ब्लास्टोसिस्ट तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। क्या होगा? यहाँ पे यूट्रस है। मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया है कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम। क्या होगा? ये ब्लास्टोसिस्ट आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बाहर की तरफ में ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम की लेयर से, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रीन वॉल। यूट्रीन वॉल के एंडोमेट्रियम लेयर पे ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है। अब अगर अटैच होगा, देखो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे है ये ब्लास्टोसिस्ट, ये बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये है यूट्रस, ये क्या है? यूट्रस है। ये है अंदर वाली लेयर। अब अगर ये ऐसे अटैच होगा तो लेयर ही तो अटैच होगी ना एंडोमेट्रियम के साथ में। ये एंडोमेट्रियम है और सपोज करो आप लोग ये है ब्लास्टोसिस्ट, ये बाहर वाली लेयर है इसकी ट्रोफोब्लास्ट, ये यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसी चीज़ को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। और ICM गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो ये अंदर ICM प्रेजेंट है ये आगे जाके डिफरेंशिएट होके एम्ब्रियो बना देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th इज आइडेंटिफाई ABCD। ये 4 चीजें हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है विद द रेफरेंस टू द गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटो का मतलब क्या होता है? गैमेटो का मतलब होता है गैमीट्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमीट्स का बनना इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इनमें 4 चीजें हैं ABCD, वो आप लोगों को बतानी है। देखो ABCD, आप लोग एक सेकंड के लिए रुको। देखो क्या है, सबसे पहले है ये A, एंडोक्राइन सिक्रीशन। ये एंडोक्राइन सिक्रीशन की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम लोग? एंडोक्राइन सिक्रीशन का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी सिक्रीशंस, ठीक है। ये सारा खेल किससे होता है? देखो जो भी जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को बोला जाता है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। और इससे निकलने वाले सिक्रीशंस, मतलब इससे निकलने वाले हॉर्मोन्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल होगा पिट्यूटरी, एक ही जगह पे क्या फिल होगा? पिट्यूटरी फिल होगा, ठीक है। अब इससे हॉर्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या हॉर्मोन्स निकलते हैं? गैमेटोजेनेसिस की बात चल रही है, इससे निकलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH। देखो LH और FSH, जहाँ पे भी LH की बात आती है वहाँ पे FSH की भी आएगी, क्योंकि दोनों हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, LH और FSH, ठीक है। LH यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है, B में यहाँ पे खाली पार्ट था, उस जगह पे हम लोग FSH कर देंगे। अब यहाँ तक का तो खेल आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से एंडोक्राइन सिक्रीशंस निकलती हैं। एंडोक्राइन सिक्रीशंस में क्या क्या आ गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा? लेडी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। वापस से सुनो, एल याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडी सेल्स, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन कर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि तुझे क्या करना है? तुझे प्रोडक्शन करना है एंड्रोजन्स का, ठीक है। एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करना है। अब एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्म्स तभी बनेंगे जब एंड्रोजन्स होंगे। स्पर्म्स तभी बनेंगे जब एंड्रोजन्स होंगे। और एंड्रोजन्स किससे मिलेंगे?
लेडिग सेल से मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सारा खेल समझ में आ गया ना। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड्रोजेंस के इन्फ्लुएंस में होता है और एंड्रोजेंस किससे निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं लेडिग सेल से। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अब आप लोगों का इतना क्लियर हो गया। अब ये इतनी सी चीज़ें बची हैं, देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलाई सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। वापस से सुनो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलाई सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट कर, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होते हैं। वो फैक्टर्स किससे सिक्रेट होंगे, सर्टोलाई सेल से। और सर्टोलाई सेल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म्स का रिलीज होना। ठीक है, स्पर्म्स का रिलीज होना फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सर्टोलाई सेल्स कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेंगी, उसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को, अच्छे से सारा पार्ट अच्छे से समझ में आया। देखो क्या हुआ था, अब 10th क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11th की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11th है, ट्रेस द पाथ ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस अप टू द इजैकुलेटरी डक्ट। देखो टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट तक, और इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ पे आते हैं, पेनिस तक। और पेनिस क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो टेस्टिस से एपिडिडमस, सॉरी माफ करना, एपिडिडमस नहीं है, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, वरना इसको मैं नीचे लिखती हूँ। देखो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट तक जाएंगे, इजैकुलेटरी, राइट। इजैकुलेटरी डक्ट से क्या होगा, स्पर्म्स जाएंगे पेनिस तक, और पेनिस क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, ये लेके जाएगा स्पर्म्स को वेजाइना तक। ठीक है, कोपुलेशन के ड्यूरिंग वेजाइना, राइट। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वापस से समझो, ये टेस्टिस का पार्ट चल रहा है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, रेटेटेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस तक जाएंगे, और उसके बाद में फिर वासा एफरेंशिया तक जाएंगे, देन एपिडिडमस, देन वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। ये है टेस्टिस, आप लोग देख पा रहे हो, ये टेस्टिस है। ठीक है, अब यहाँ पे रेटेटेस्टिस, ये वाले जो पार्ट हैं ये है रेटेटेस्टिस। ठीक है, स्पर्म्स टेस्टिस में बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ बनेंगे, यहाँ से रेटेटेस्टिस तक जाएंगे। ठीक है, अब रेटेटेस्टिस से क्या होगा, ये जाएंगे डक्टस एफरेंस तक, मतलब ये वास एफरेंस तक जाएंगे। देखो पहले ये कुछ ऐसे से है, उसके बाद में फिर ऐसे से कुछ है, उसके बाद में फिर ऐसे से कुछ प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा टेस्टिस का। ठीक है, ये हो जाएगा रेटेटेस्टिस का, और जो ये यहाँ से डक्ट निकल रही है इसको बोल देंगे वासा एफरेंशिया। ठीक है, अब वासा एफरेंशिया से क्या होगा, ये एपिडिडमस तक चले जाएंगे, जो ये आपको दिख रहा होगा ना, ये पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, ये एपिडिडमस पार्ट है, तो यहाँ से डक्ट से ये इधर तक चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ तक तो खेल आप लोगों को समझ में आ गया। मैं दूसरे वाले डायग्राम में चली गई हूँ, रेड कलर हो गया है तो उस वजह से आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा। देखो यहाँ तक की हम लोगों ने बात कर ली है, अब यहाँ से लेके आगे लेके जाने हैं। तो ये क्या है, ये वास डेफरेंस है। ठीक है, वास डेफरेंस है, उसके बाद में वास डेफरेंस से कहाँ तक चले जाएंगे, ये चले जाएंगे यूरेटर तक में, यूरेटर तक चले जाएंगे, और उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर एंड देन पेनिस। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को। अब मैं पीछे ले जाके समझाऊँ आप लोगों को क्या है। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर रेटेटेस्टिस में जाएंगे, देन उसके बाद में वास एफरेंशिया, फिर वो एपिडिडमस रीजन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये एपिडिडमस रीजन है, उसके बाद में ये क्या है, ये वास डेफरेंस है। ठीक है, वास डेफरेंस, एंड देन उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से सीधा ये पेनिस में आ जाएंगे। ठीक है, पेनिस से फिर वेजाइना में चले जाएंगे, क्योंकि वो कोपुलेशन में हेल्प करता है।
राइट समझ में आया गाइज आप लोगों को अच्छे से? पहले तो टेस्टिस के पार्ट तक ही हम लोग घूम रहे थे। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, रेटे टेस्टिस थे, वास एफरेंशिया था, ये चीज़ थी सेमिनिफेरस, ये चीज़ थी टेस्टिस में। टेस्टिस के बाहर में एपिडिडमस प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर वो एपिडिडमस तक आ गए। उसके बाहर में फिर वो डक्ट प्रेजेंट है किसकी? वास डेफरेंस की, वास डेफरेंस है। उसके बाद में फिर इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन पेनिस, राइट। तो ये था स्पर्मेटोजोआ का पाथ। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, इम्प्लांटेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इन एन अडल्ट ह्यूमन फीमेल, और रोल बताना है, रोल ऑफ द प्लेसेंटा एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो क्वेश्चन को आप लोगों को मैं एक बार ये चीज़ समझाने से पहले ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलो रिकैप करो आप लोग मेरे साथ में। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि जो गैमीट्स होते हैं वो कैसी सेल्स होती हैं, गैमीट होती हैं हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हैप्लॉइड सेल फ्यूज हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट होगा डिप्लॉइड, जाइगोट इज द 2n, राइट। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में दूसरी चीज क्या होगी? इम्प्लांटेशन की होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन का। अब देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट था, जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद में 2 सेल बनी, 2 सेल स्टेज बोलेंगे इसको, देन 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज एंड देन 16 सेल्ड स्टेज। ये स्टेजेस बनी हैं, ठीक है, 2, 4, 8, 16। ये जाइगोट के अंदर डिवीजन्स हुए हैं तो ये बन गई 2, 4, 8 सेल्स स्टेजेस, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये 16 जो सेल्ड वाली स्टेज है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया जाता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? इम्प्लांटेशन करेगा, क्योंकि ये यूट्रीन की वॉल से अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। अब इम्प्लांटेशन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं भाई। अब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा प्लेसेंटा से, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या रोल प्ले करेगा? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोज का ट्रांसफर होना, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, ये सारा प्लेसेंटा के थ्रू चलता है, ठीक है। तो अब हम आंसर को देखते हैं कि क्या है। देखो, ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है? ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे, ठीक है। विच रिलीज द सेकेंडरी oocyte, जिससे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और ये रिलीज हो जाएगा, फिर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte कोट बाय द फिम्ब्रिये। देखो ये था फेलोपियन ट्यूब, ये है फिम्ब्रिये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पे है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओवम है, ठीक है, ओवम या फिर एग आप लोग बोल सकते हो। अब एग यहाँ से रिलीज हुआ 14th डे पे, ठीक है। फिम्ब्रिये तो ताक में बैठा हुआ था कि भाई कब तो सेकेंडरी oocyte निकलेगा और कब मैं फटाफट उसको कैच करूं, ठीक है। देखो ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है फिम्ब्रिये। अब यहाँ पे ओवम निकल चुका है, मतलब यहाँ पे एग रिलीज हो गया है, ठीक है, एग है। अब ये एग को पकड़ लिया फिम्ब्रिये ने, ठीक है, ऐसे करके फिम्ब्रिये ने पकड़ लिया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब यहाँ पे फिम्ब्रिये ने एग को पकड़ लिया है। अब क्या होगा? एग यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होने लग जाएगा, ठीक है। एग यहाँ पे था, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होने लग जाएगा। अब फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड द इस्थमस, ये 3 पार्ट हैं, ठीक है। आगे फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म क्या होगा? अब देखो एग का तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एग तो फेलोपियन ट्यूब तक अब आ चुका है, ठीक है। अब है स्पर्म की बारी। स्पर्म क्या होगा? जब रिप्रोडक्शन होगा, जब कोपुलेशन होगा तो स्पर्म क्या करेगा? वेजाइनल ट्रैक में एंटर करेगा, और वेजाइनल ट्रैक में एंटर करने के बाद में फिर वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो एग फेलोपियन ट्यूब में आ गया है और यहाँ से स्पर्म आ गया है, ठीक है। अब ये दोनों की मीटिंग बैठेगी वहाँ पे,
ये दोनों वहाँ पे फ्यूज़ होंगे जाके, और जिस जंक्शन पे ये फ्यूज़ होंगे उस जंक्शन का नाम है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ याद रखना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों से ये चीज़ पूछ ली जाएगी कि वो जंक्शन का नाम बता दो आप लोग जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, तो इनका फ्यूज़न होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी मतलब क्या है? एम्पुला है, ठीक है। एम्पुलरी का मतलब है एम्पुला। एम्पुला किसका पार्ट है बताओ? फेलोपियन ट्यूब का। और इस्थमस भी किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का। तो बेसिकली तो फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जायगोट बन गया। हमें ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैं जायगोट से भी थोड़ा आगे लेके जाऊंगी, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। अब इनकी मीटिंग हो गई, फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे इस प्रोसेस को बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है? जायगोट बनता है, ये डिप्लॉयड होता है, राइट। उसके बाद में डिवीजन्स होंगे, डिवीजन्स होंगे जायगोट के अंदर, तो उससे मोरुला बनेगा। मोरुला किसको बोला जाता है? मोरुला बोला जाता है 8 to 16 सेल्ड स्टेज को। उसके बाद में और डिवीजन होंगे मोरुला के अंदर। उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आईसीएम प्रेजेंट होता है और ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? यूट्रीन की वॉल से, यूट्रीन की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाएगा, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलेंगे। उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रियो फीटस बनाएगा आगे चल के, ठीक है। एम्ब्रियो फीटस बनाएगा और उसके बाद में पार्चुरेशन प्रोसेस होगा। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन होता है डिलीवरी होना बेबी की, फुल्ली ग्रोइंग, फुल्ली डेवलप्ड फीटस की का बर्थ होना, कि डिलीवरी होना, ठीक है, वो पार्चुरेशन प्रोसेस कहलाता है। और ये सारा जो टाइम पीरियड था ये था प्रेगनेंसी का टाइम, ठीक है, ये है प्रेगनेंसी पीरियड। तो ऐसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, राइट। अब प्लेसेंटा का रोल बताना है कि प्लेसेंटा का क्या रोल है। प्लेसेंटा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं भाई? ये कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि प्रेगनेंसी में, पार्चुरेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये आप लोगों को याद रखना है, या तो आप लोग रट लें या आप लोग इसको 1-2 बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल होता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को प्रोड्यूस करेगा। देन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड द रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स ये बर्थ के टाइम पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है, मसल्स को बोलेगा कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर जाओ क्योंकि आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तो उसकी वजह से रिलैक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है बर्थ के टाइम पे, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को ये अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Question number 13 is the graph given below the variation in the levels of the ovarian hormone during various phases of the menstrual cycle. menstrual cycle के ड्यूरिंग ओवेरियन हॉर्मोन्स के लेवल के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये है menstrual cycle का ग्राफ। menstrual cycle, ठीक है, 1st to 29 days, ये menstrual cycle का ग्राफ है, राइट। देखो इसके अंदर क्या क्या ओवेरियन हार्मोन चेंजेस देखने को मिलेगा, उनके लेवल के अंदर क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, आपको ये बताना है कि ए क्या है इसमें और बी क्या है। दूसरा ये है कि भाई ए की जो पीक है वो पहले क्यों है, बाद में बी की पीक क्यों है, वो आपको रीज़न बताना है, ठीक है। देखो ए है यहाँ पे ईस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरोन। अब देखो ए की जो पीक है वो पहले है, क्यों? फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, फॉर्मेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल की,
उसके बाद में क्या होगा, रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन, उससे ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन को। पहले ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, पहले तो फॉर्मेशन होगी ग्राफियन फॉलिकल की, ठीक है, पहले तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, ठीक है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, ओवम होता है, रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद में ओव्यूलेशन होगा, देन कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, तो पहले क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। फर्स्ट है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पे क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन, और कॉर्पस ल्यूटियम जब भी वर्ड आता है तो मतलब वहां पे क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ओवम सराउंडेड बाय अ फ्यू स्पर्म। ह्यूमन ओवम का डायग्राम है, उसके बाहर में स्पर्म्स हैं। अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला तो यही है कि कंपेयर द फेट ऑफ द स्पर्म शोन इन द डायग्राम। जो ये स्पर्म्स दिख रहे हैं ए बी सी, इनका हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, वैसे आप लोगों को क्लियरली विजिबल है कि जो ए वाला है वो देखो यहाँ पे एम्बेडेड है ओवम के अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, ये फर्टिलाइज कर देगा क्योंकि ये पेनिट्रेट कर चुका है, ठीक है, ओवम की लेयर को पेनिट्रेट कर चुका है, तो ये वाला करेगा फर्टिलाइज, ठीक है, फर्टिलाइज करेगा ए वाला, राइट, फर्टिलाइज ओवम, फर्टिलाइज द ओवम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जोना पेल्यूसिडा इन दिस प्रोसेस। पीछे मैंने बताया था जोना पेल्यूसिडा का क्या रोल है। आंसर है, जोना पेल्यूसिडा एंश्योर्स दैट द एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इनटू द ओवम। देखो ओवम है, अब ओवम के अंदर ये वाला स्पर्म एंटर कर चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, जोना पेल्यूसिडा भाई पूरा कवर कर लेगा अपने आप को, ताकि और स्पर्म्स अंदर ना एंटर कर पाए, ठीक है, और स्पर्म्स अंदर एंट्री ना कर पाए। और क्या एक प्रोसेस होता है जिसको पॉलीस्पर्मी बोला जाता है, मतलब वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म्स आके अंदर एंटर ना करें, बहुत सारे स्पर्म्स के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन ना हो, उस वजह से जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो क्या करेगी, एंश्योरिटी देगी, वो एक उसको श्योरिटी देगी कि भाई एक ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा और बाकी को नहीं करने देंगे हम, ठीक है। तो जोना पेल्यूसिडा एंश्योर दैट द एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इनटू द ओवम, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। थर्ड है यहाँ पे, एनालाइज द चेंज अकरिंग इन द ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओवम के अंदर क्या चेंज है ये बताना है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग। कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मतलब पता है आप लोगों को, भाई मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो चुकी है और सेकेंडरी oocyte से यहाँ पे फिर ओवम बना था, इतना आप लोगों को पता है ना। फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। सेकेंडरी oocyte से जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ था तो एक पोलर बॉडी रिलीज हुई थी और एक हैप्लॉइड ओवम रिलीज हुआ था, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है इसके ड्यूरिंग, राइट। क्वेश्चन अब देखो इसके अंदर ही है, फोर्थ पार्ट क्या है, हाउ इज द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम फैसिलिटेड। कैसे एंट्री होगी ओवम के अंदर स्पर्म की। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक्रोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व कर देते हैं और उससे वो फिर एंटर कर जाते हैं किसके, ओवम के अंदर, ठीक है। फिफ्थ है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द रीजन। आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से अभी जैसे ही मैंने बोला आप लोगों को तुरंत क्लिक किया कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। आप लोगों के लिए देखो कितना आसान हो गया है हर आंसर करना हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्टेट द रोल ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है। सेकंड है इसमें, व्हाट ट्रिगर्स इट रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या ट्रिगर मिलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ हार्मोन, क्योंकि बर्थ में जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है देखो,
ये एक्ट करता है ऑन द यूट्रीन मसल, यूट्रीन की जो मसल्स होती हैं उन पे एक्ट करेगा, मसल्स पे एक्ट करेगा, मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी। उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपल्शन होगा फीटस का, मतलब फीटस के बाहर निकलने को ही एक्सपल्शन बोला जाता है, ठीक है। द सिग्नल फ्रॉम द फुल्ली फॉर्म्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, देखो तभी बेबी का बर्थ होता है जब बेबी फुली फॉर्म हो जाता है और वो बाहर सिग्नल देता है कि भाई अब मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ, अब एक्सपल्शन कराया जाए, अब बर्थ किया जाए, मतलब बच्चे का बर्थ करवाया जाए। वो सिग्नल बच्चे से ही मिलता है, फुली फॉर्म्ड फीटस से ही वो सिग्नल मिलता है। फुली फॉर्म फीटस ने सिग्नल दिया, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या किया, स्ट्रॉन्गर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस किए, उसकी वजह से बेबी का एक्सपल्शन हुआ, ठीक है, मतलब बेबी का बर्थ हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, राइट, विच इंड्यूस द माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस फुल्ली फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो जो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ ना अभी कि फुली फॉर्म्ड फीटस सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उसको ये चीज़ बोला जाता है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये सिग्नल देता है फीटस को, फीटस का इजेक्शन होता है, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर आना, ठीक है, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर आना। बाहर कैसे आएगा, इसको रिफ्लेक्स मिलेगा, तो फीटस ने रिफ्लेक्स दिया कि उसको बाहर आना है, इसको बोलेंगे फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, बच्चे ने सिग्नल दिया, फुली फॉर्म्ड फीटस ने सिग्नल दिया, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना कि फुली फॉर्म्ड फीटस ने सिग्नल दिया और उससे ट्रिगर हुआ कि रिलीज होना है ऑक्सीटोसिन का, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, देखो, डिस्क्राइब द टेक्निक्स दैट कैन बी हेल्प अ हेल्दी मैरिड वुमेन who is unable to produce viable ova। ये आप लोग ध्यान से देखो, unable to produce viable ova। viable ova का मतलब क्या है, viable ova का मतलब है ओवा जो कि आगे रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब एक हेल्दी वुमेन है बट वो प्रोड्यूस नहीं करती हेल्दी ओवा को, ठीक है, मतलब वायबल ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, पर उसको एक मतलब उसको चाइल्ड चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, लेकिन वो हेल्दी वायबल ओवा नहीं बना पा रही है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो देखो इसकी क्या एक बेस्ट टेक्निक है जिसकी वजह से उसको एक वो बच्चा उसका हो सकता है। देखो GIFT बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये एक टेक्निक है, इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर। देखो यहाँ पे एक डोनर है, डोनर फीमेल है, ये क्या करेगी, ये ओवम इसको, ये है रिसीवर, ये रिसीवर है जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पा रही वायबल ओवा को, तो ये क्या करेगी, ओवम को इसको डोनेट कर देगी, ओवम डोनेट कर देगी, डोनर से ओवम का ट्रांसफर होगा, ठीक है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ हेल्दी मैरिड फीमेल। उस फीमेल के अंदर जो कि हेल्दी है, मैरिड है, उस फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी टेक्निक को बोला जाता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Who does not produce the viable eggs but can provide the suitable environment for fertilization। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आप लोगों से पूछेंगे, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था। एक वुमेन है जो कि वायबल ओवा प्रोड्यूस नहीं करती है, तो क्या होगा भाई, देखो अगर वायबल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो क्या हुआ, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट तो दे सकती है ना, एक बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए, एक एम्ब्रियो से फीटस उसका डेवलपमेंट हो जाए फीटस का, वो इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर सकती है। तो भाई ओवम को उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, और उससे वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे देगी फीटस को, उससे क्या हो जाएगा, वो फिर फुली डेवलप होने के बाद में फिर वो पार्चुरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ओवेरियन इवेंट्स फ्रॉम A to I इन ह्यूमन फीमेल। ये A से लेके I तक ये चेंजेस दिखा रखे हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर, ये सीक्वेंस बता रखी है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है नेम द ओवेरियन हार्मोन एंड द पिट्यूटरी हार्मोन दैट हैव कॉज्ड द अबाउ मेंशन इवेंट्स। जो ये इवेंट्स चल रहे हैं A to I वाले,
ये किसकी वजह से चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ईस्ट्रोजन की वजह से एंड द LH। LH कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, ग्लैंड। तो ये किस वजह से चल रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एंड LH, ठीक है, ईस्ट्रोजन LH इसका आंसर है। सेकंड है यहाँ पे एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर इन द यूट्रस साइमल्टेनियसली इन एंटिसिपेशन। देखो एक्सप्लेन करना है चेंजेस को जो यूट्रस के अंदर होते हैं। क्या होते हैं यूट्रस के अंदर? क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं यूट्रस के अंदर? तो एक ही चेंज देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो एंडोमेट्रियम का, और बेबी का इम्प्लांटेशन होता है तो मायोमेट्रियम का। तो यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करेगी? प्रोलिफरेट करेगी, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगी, राइट। थर्ड पार्ट है इसके अंदर, राइट द डिफरेंस बिटवीन द C एंड H। अब C एंड H क्या है? देखो C पार्ट ये है, C और H के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। देखो C है इसमें डेवलपिंग फॉलिकल, C इज द डेवलपिंग फॉलिकल। अब यहाँ पे मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मतलब यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो रही है। आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो A पार्ट में देखो, B में देखो एंड देन C में देखो, तो यहाँ पे डेवलपिंग हो रही है ग्रेफियन फॉलिकल की। और H वाला पार्ट क्या है? ये फ्लावर जैसा जो दिख रहा है, ये फ्लावर जैसा, फूल जैसा दिखने वाला पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से किसका मतलब है? कौन रिलीज होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। अगर बाय चांस आप लोगों से हार्मोन भी पूछ लें तो भी घबराना नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, राइट। ये है ग्रेफियन फॉलिकल, राइट, और ये है कॉर्पस ल्यूटियम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही थी ना कि आप लोगों को इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। देखो आप लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई इतने क्वेश्चन कर लिए और बहुत काम बन गया, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो यही होगी कि पूरे चैप्टर को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझे ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग NCERT क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझे कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, NCERT के क्वेश्चंस क्या हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वीडियो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आप लोग बायो स्टडी चैनल को फॉलो करते हैं तो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं वो क्वेश्चंस करवाती हूँ जो क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं प्लस में इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर वाली वीडियो में लेती हूँ। अब जो क्वेश्चंस आप लोगों के NCERT टेक्स्ट बुक में हैं, देखो अब मैं कुछ आप लोगों को बताती हूँ क्या है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये NCERT के क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दी हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं की हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ हॉर्मोन्स, ग्लैंड के सिक्रीशंस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो NCERT के क्वेश्चंस में नहीं आई थी, आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं, वो मैंने सारी इसके अंदर ली थी, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस NCERT वाली बुक में नहीं था, NCERT क्वेश्चंस में नहीं था, तो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग NCERT के क्वेश्चंस के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी वीडियोस देखें। अगर आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, प्लस में जो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है। गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।